हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? चलो बढ़िया है। आज का हमारा टॉपिक होगा वेक्टर में। हमने कल पढ़ा था वेक्टर क्या होता है और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे वेक्टर के टाइप के बारे में। वेक्टर के टाइप्स क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के टाइप्स पढ़ेंगे। चलो फर्स्ट है अपना इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, चलो देखते हैं। कोई भी दो वेक्टर हैं, जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है। कोई भी दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे इक्वल वेक्टर कब कहलाएंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड जब उन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स उनकी साइज है, उनकी वैल्यू इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन भी इक्वल हो या सेम हो, एक जैसी हो। जैसे ये वेक्टर में देखने में लग रहा है, जैसे ये वेक्टर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर हो और इसकी डायरेक्शन भी एक साइड में हो। अब ये भी इस साइड में मूव कर रहा है, ये भी इस साइड में मूव कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन भी एक ही है और मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन सेम हो वो क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। अंडरस्टैंड? चलो ठीक है। नेक्स्ट है अपना अनइक्वल वेक्टर। सेकंड, अनइक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? वो वेक्टर अब जैसे ये वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है? जो इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर में थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। मतलब उनके बीच में जो एंगल है, एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है। चलो ठीक है। अनइक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है इनमें? सेम है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जिनमें मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इनके बीच में एंगल कितना हो? 180 डिग्री, है ना। एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे आ रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो? 180 डिग्री हो और इनके बीच में 0 डिग्री। तो ये हुआ अपना इक्वल और ये अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या हो गई कि कोई भी दो वेक्टर हैं वो एक दूसरे के अनइक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उनकी डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। वो क्या होंगे? अनइक्वल वेक्टर होंगे। ठीक है, चलो। और इस वेक्टर को एक चीज और है। अब जैसे ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, मैग्नीट्यूड मैंने कहा सेम हो भी और ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई बात नहीं। अब जैसे ये है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ये ए वेक्टर है और ये अपना बी वेक्टर है। अब इनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ये लिख सकते हैं ना। इनका मैग्नीट्यूड हमें सेम लग रहा है बट इनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ए वेक्टर इज इक्वल टू या तो इसकी डायरेक्शन में या इसकी डायरेक्शन में एक नेगेटिव होगा, तभी इनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है अपना पैरेलल वेक्टर। कौन सा? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं? जैसे कोई वेक्टर है अपना, ये वेक्टर है, ए वेक्टर और इसके पैरेलल हो बी वेक्टर।
ये वेक्टर क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर। इनका मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है, बस इसके बीच में जैसे दो लाइन है आपकी रजिस्टर में दो लाइन है ऐसे, एक लाइन ये एक लाइन ये। अब ये जरूरी नहीं कि ये यहीं से स्टार्ट हुई तो ये यहीं से हो, जरूरी नहीं है, बस इनके बीच में जो ये डिफरेंस है ये पैरेलल ये इक्वल होना चाहिए, वो वेक्टर क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। इनका मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड में भी और में नोट भी इक्वल, मैग्नीट्यूड इनका इक्वल हो या ना हो, बट इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम। पैरेलल का मतलब है कोई भी दो है, जैसे ये दो मार्कर है मेरे पास, ये देखो ये पैरेलल, ये पैरेलल डिस्टेंस कवर करें। एक ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है सपोज, ये एक यहाँ से है, ये यहाँ से, अब ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो पैरेलल मूव होने चाहिए, नहीं कि इनके बीच में डिफरेंस है ये नहीं होना चाहिए। ये डिफरेंस है इतना ही रहना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये वेक्टर कौन से होंगे, अपने पैरेलल वेक्टर होंगे। नेक्स्ट वेक्टर है अपना फोर्थ, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, वे वेक्टर जो जैसे वेक्टर, एक वेक्टर ये है ए, दूसरा वेक्टर अपने पास बी, वे वेक्टर जो एक लाइन में हो, तीसरा सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये सभी एक लाइन में हो, वो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। जो वेक्टर एक लाइन में हो, एक लाइन के अंदर ड्रॉ करते हो, और इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल होगा तो इनके बीच में ये जो एक लाइन में, जैसे ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये दोनों एक लाइन में हो, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 180। दिख रहा है ना आपको, जैसे ये दो वेक्टर है मैंने दिखाया, ये देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक लाइन में है, तो ये एक लाइन में तो इनके बीच में एंगल 180 डिग्री, और ये एक लाइन में है तो ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस इनकी डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कौन से कोलिनियर होते हैं, पैरेलल कौन से होते हैं, इक्वल अनइक्वल, आगे भी बात करेंगे वो वेक्टर क्या होते हैं, इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट है अपना पहले बात की थी हमने कोलिनियर, अब है कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं, जैसे कोई भी एक प्लेन है अपने पास, ये एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन में कितने वेक्टर हो, ये ए वेक्टर, ये अपना बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ये ई वेक्टर, ये सब क्या है, एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, ये वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। और दो वेक्टर हैं वो हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होंगे। तीन वेक्टर हैं वो हो भी सकते हैं, दो से ज़्यादा वेक्टर हैं वो कोप्लेनर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्यों, जैसे सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, ये मेरे पास कोई रजिस्टर, ये अपना प्लेन है, ये अपना एक प्लेन है, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये वाई, एक्स और वाई। इस प्लेन में मैंने दो ये लिए, एक तो ये लिया, ये इसके प्लेन में है, ये इसके, ये ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। बट अगर कोई भी तीन वेक्टर हैं अपने पास, कोई तीन वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर तो पॉसिबल हैं, ये दो वेक्टर पॉसिबल है, एक प्लेन में दो वेक्टर पॉसिबल है, बट ये ऐसे है पॉसिबल है, ऐसे है पॉसिबल है, तीसरा वेक्टर ऐसे है,
ये पॉसिबल है। बट अगर ये वेक्टर ऐसे हो, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये कोप्लेनर नहीं होगा, ये तीसरे प्लेन में होगा, दूसरी प्लेन में होगा, तीसरी एक्सिस के अलोंग। ये एक्स और वाई के अलोंग है, पर ये जेड एक्सिस के अलोंग होगा। जबकि हमने लिया है कोप्लेनर मीन्स एक प्लेन में वेक्टर हो, ये ऐसे कितने भी हो, ऐसे वेक्टर हो कितने भी हो। बट अगर ये वेक्टर ऐसे हो, ये दो हो गए, अब एक वेक्टर ऐसे निकले बाहर, तो वो वेक्टर कोप्लेनर नहीं हो सकते। और दो वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर, एक ही प्लेन में उपस्थित होंगे, ये ध्यान में रखना बात। अंडरस्टैंड कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? वो वेक्टर, कितने वेक्टर हो, वो वेक्टर जो एक प्लेन में उपस्थित हो, एक प्लेन में प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाते हैं? कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है। नेक्स्ट है अपना 6, कॉन्करेंट वेक्टर। ये वेक्टर कौन से होते हैं? ये वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं हमें। जैसे ये पॉइंट अपना कोई मिड पॉइंट है, जैसे सपोज दैट ये वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर। वो वेक्टर कॉन्करेंट वेक्टर होंगे जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो। अब सभी वेक्टर इस पॉइंट से स्टार्ट हुए जिनकी टेल एक पॉइंट हो, उनकी टेल क्या हो? एक ही पॉइंट हो। जो टेल ये एक ही है और सभी स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, तो वो वेक्टर जो एक पॉइंट हो से स्टार्ट हो रहे हो या फिर उनकी टेल है वो एक पॉइंट हो, वो वेक्टर क्या कहलाएंगे? कॉन्करेंट वेक्टर कहलाएंगे। जैसे अपना पंखा है, फैन है, घरों में फैन चलता है, उनका वो कॉन्करेंट वेक्टर होगा क्या? होगा। कैसे? ये पंखे की जो रोड है जिसपे वो लटका हुआ रहता है, अब रोड के चारों ओर ऐसे घूमता है वो पंखा, पंखे की मोटर है वो चारों ओर ऐसे घूमती है। जो पंखुड़ियाँ हैं वो क्या काम करती हैं? यहाँ पर वेक्टर का काम करती हैं। एक पंखा है उसमें 3 पंखुड़ियाँ होती हैं, तो तीनों पंखुड़ियाँ किसका काम कर रही हैं? वेक्टर का काम कर रही हैं, समझे? और ये किसका काम कर रही है? ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर है, ये जो पॉइंट है ना यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पॉइंट कौन सा है? ये यहाँ से इसके चारों ओर ये क्या मूव कर रहे हैं। तो इन तीनों पंखुड़ियों का सेंटर कहाँ है? ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? इस एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो ये क्या हो गया? कॉन्करेंट वेक्टर हो गया। कॉन्करेंट वेक्टर कौन सी हो गई? पंखुड़ियाँ, पंखे की तीनों पंखुड़ियाँ वो कॉन्करेंट वेक्टर हो गई, तीनों पंखुड़ियाँ। तो इसी प्रकार से ये तो जो मैंने बनाया डायग्राम, ये भी कॉन्करेंट वेक्टर है। एक पॉइंट से जितने वेक्टर निकलते हैं वो वेक्टर क्या कहलाएंगे? कॉन्करेंट वेक्टर कहलाएंगे। अंडरस्टैंड? ओके। अपना है 7 नंबर। अब आप बात करेंगे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, आप जीरो से मीनिंग है देख लीजिए, जीरो कुछ नहीं। जीरो वेक्टर इसको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं? आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मीन्स यूनिवर्सल डायरेक्शन। उसकी कितनी भी कोई भी डायरेक्शन हो, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जीरो है, जीरो क्या डायरेक्शन में देख सकते हैं? कुछ नहीं देख सकते। आर्बिट्रेरी है ये, तो आर्बिट्रेट कॉन्स्टेंट कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कोई फिक्स नहीं है। जीरो कॉन्स्टेंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ये कोई बॉक्स है, एग्जांपल से समझेंगे। ये एक बॉक्स है, इस पर इधर लग रहा है F1 फोर्स है, F1 फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। इधर फोर्स लग रहा है F2 वेक्टर 10 न्यूटन। अब हमें पूछा है कि इसका F टोटल कितना होगा? F टोटल कितना होगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब मैंने अभी बताया था अनइक्वल वेक्टर होते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं? F1 वेक्टर प्लस माइनस F2 वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो ये क्या हो गया? 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन इज इक्वल टू 0 न्यूटन। ये क्या हो गया? F नेट। और ये अब दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो ये क्या हो गया? 0। तो इसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जीरो वेक्टर। ये है ना जीरो वेक्टर। यहाँ पर फोर्स है, फोर्स
अब टोटल की वैल्यू आई अपने पास 0, तो ये क्या हो गया, 0 वेक्टर। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट है 8 नंबर, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, यूनिट वेक्टर यूनिट मीन्स एक, ये हो गया अपना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मेन मीनिंग ही यही है, कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड अगर एक है तो वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, कैसे, क्या काम होता है यूनिट वेक्टर, क्यों आते हैं काम में। यूनिट वेक्टर वो होते हैं जैसे कोई पार्टिकल है, कोई वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन किसके द्वारा दी जाती है, ओनली जो ये काम करता है ना, ये किसका काम करता है, डायरेक्शन का। ये डायरेक्शन का काम कौन करता है, यूनिट वेक्टर। जैसे आप पढ़ोगे आगे तो आपके काम में आएगा ए वेक्टर, ए केप, इसको बोलते हैं केप, ए केप, बी केप, सी केप, डी केप, ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मीनिंग यही है कि ये डायरेक्शन को शो करता है, ये डायरेक्शन को शो करता है। यूनिट वेक्टर का मेन पर्पज यही है, ये डायरेक्शन को शो करता है। और यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा एक होती है। और यूनिट वेक्टर से हम ये भी निकालते हैं, यूनिट वेक्टर का मेन मीनिंग, जैसे कोई वेक्टर है ए केप, ए वेक्टर है अपने पास, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए केप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये ए केप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यहां पर हमेशा, अब यहां से हम ए वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए केप और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, ये आपके आगे काम में आएंगे। ए केप छोटी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ये देखो, ए केप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ हमें पता है कि ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती कैसे भी, किसी भी हाल में। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं अपन रूट और स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने पर कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं रहेगी, सभी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये यहाँ से मैग्नीट्यूड आगे बताएंगे, आगे काम में आएगा जैसे जैसे, बस बट अभी तक तो हमारी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हो गए अपने 8 वेक्टर। हाँ, अब 9th है अपना नेक्स्ट वेक्टर, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर कौन से होते हैं, वे वेक्टर जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो, जैसे फिक्स पॉइंट है, इससे स्टार्ट हो, वो वेक्टर जैसे हैव स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मीन्स कोई वेक्टर है वो एक पॉइंट से स्टार्ट हो, जैसे मैंने भी बात की थी फैन की, पंखे की। पंखे में क्या होता है, ये मोटर है, मोटर के तीनों पंखुड़ियाँ लगी हुई थी, तो उनका पोलर वेक्टर क्या हो गया, वो पोलर वेक्टर होंगी या नहीं, ये देखते हैं पहले। जैसे ये है पंखा है, पंखे के जहाँ से स्टार्ट हो रहा है पंखुड़ियाँ जहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ जो पॉइंट है वो वेक्टर क्या हो गया, पोलर वेक्टर। क्यों, पोलर वेक्टर का मेन डेफिनेशन क्या है कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट हो उनका, तो स्टार्टिंग पॉइंट है इनका, है क्या, पंखुड़ियों का, क्योंकि ये मोटर से जुड़ी हुई रहती है, तो तीनों पंखुड़ियाँ क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये तीनों पंखुड़ियाँ क्या कहलाएंगी, अपनी पोलर वेक्टर कहलाएंगी। तो पोलर वेक्टर का मेन मीनिंग ये हो गया कि है स्टार्टिंग पॉइंट, कोई भी वेक्टर उसका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तो वो वेक्टर क्या कहलाएंगे, पोलर वेक्टर कहलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन 10th, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं, वो वेक्टर जो रोटेशनल मोशन करते हैं, जैसे अलोंग द एक्सिस मूव करते हैं। रोटेशनल मोशन मींस अलोंग द एक्सिस मूव करते हैं। ये वेक्टर अपना, ये कोई वेक्टर, सॉरी कोई भी पोजीशन पार्ट स्टेट इन पोजीशन में पार्टिकल है, इस पार्टिकल के चारों ओर कोई भी मोशन कर रहा है। जैसे पंखा ले लो, इजी एग्जांपल है, ये पंखे की स्टैंड है, इसके चारों ओर ये पंखुड़ियाँ मूव कर रही हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रही है ना, ये मूव कर रही है, तो ये वेक्टर है।
ये तो हो गया पोलर वेक्टर, ये पंखुड़ियां पोलर वेक्टर हो गई। और इसके एक्स एक्स के चारों ओर जो इसके चारों ओर मोटर के चारों ओर जो पंखुड़ियां मूव कर रही हैं वो क्या कहलाएंगी, एक्सियल वेक्टर। और ये है जो ये अपने ये पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियां तो क्या कहलाएगी अपनी पोलर वेक्टर, ये अभी बताया मैंने पोलर वेक्टर। और ये पंखुड़ियां जब घूमती हैं, जब ये टर्न लेती हैं, ये इसके चारों राउंड लेती हैं, वो राउंड क्या कहलाएंगे, इसकी एक्सियल वेक्टर। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल होगा, आपने वेलोसिटी देखी होगी, आप वेलोसिटी पढ़ी है, तो वेलोसिटी एंगल पे घूमे, एक एंगल पे घूमे, एंगुलर वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। ये अपनी एंगुलर, इसका एग्जांपल होगा एंगुलर वेलोसिटी। जैसे अब मैं एक और एग्जांपल बताऊं, आप क्या है 12th में चलता है, चलेगा, या फिर आपने कभी सुना होगा कि लेफ्ट राइट हैंड कर्व रूल। कौन सा, राइट हैंड कर्व रूल मीन्स कोई पार्टिकल है वो रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन बतानी हो अपनी, उसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये अपना राइट हैंड। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी डायरेक्शन, ये थंब है अपना, थंब फिंगर्स बताएंगे उसके जो रोटेशन की जो मोशन है, वो रोटेशन किस क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है या रोटेट हो रहा है, वो बताएंगे फिंगर्स। और ये जो अपना थंब है, थंब क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो ये अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये इसकी थंब क्या बताएगा, इसकी डायरेक्शन बताएगा। जैसे अब अगर ये क्लॉकवाइज हो तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज जैसे मूव कर रहा है तो ये थंब इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि अब नीचे की तरफ है ना। तो ये अगर जैसे ऐसे सपोज है, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन अप, क्लॉकवाइज में डायरेक्शन डाउन, ये बताता ना। तो ये कौन सा हो गया, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कौन सा हो गया, ये वाला जो ये रोटेट कर रहे हैं ना मोशन, ये हो गया एक्सियल वेक्टर, ठीक है ना, एक्सियल वेक्टर समझ गए। पोलर वेक्टर होता है तो जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, जैसे पंखुड़ियाँ होती है पंखे की, इजी एग्जांपल में समझो, पंखुड़ियाँ होती हैं वो एक पॉइंट से स्टार्ट होगी चलती, वो वेक्टर क्या उनसे हो गए, पोलर वेक्टर हो गए। अब एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर कौन सा हो गया, जो एक रोटेशनल मोशन करते हैं, रोटेट करते हैं, वो कौन सा आ गया, एक्सियल वेक्टर। चलो ये इतने हैं अपने पास वेक्टर के टाइप। अब हम पढ़ेंगे आगे, कोई भी दो वेक्टर है उनके बीच में एंगल निकालना, एंगल कैसे निकालते हैं, चलो देखेंगे हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये अपना 90 डिग्री है ना, ये अपना 120 डिग्री है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ये 130 मान लो, ये वेक्टर ए है, ये अपना वेक्टर बी है। अब इनके बीच में पूछा कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, ये तो हमने दिया है। तो दो वेक्टर दिए उनके बीच में एंगल निकालना है, तो एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड ज्वाइन होना चाहिए। कोई भी दो वेक्टर दिए हुए हैं उनके बीच में वेक्टर हम तब एंगल तभी फाइंड कर पाएंगे जब उनके बीच में क्या हो, जो टेल टू टेल मिले हुए हो या हेड टू हेड मिले हुए हो, ये मिलाने होंगे हमें। कैसे, जैसे एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। अब एक बात और ध्यान में रखना, क्या कि अब इनमें सभी में टेल टू टेल तो मिले हुए हैं, आप तो कहोगे टेल टू टेल तो मिले हुए हैं, सही बात। आप अब ऐसा कोई एग्जांपल दिया हो आपको,
ये ए वेक्टर है, ये अपना कोई बी वेक्टर है, ठीक है। अब ये तो आप समझो कि भाई इसकी टेल और हेड है, तो इसको टेल से टेल मिलाएंगे तो एंगल निकल जाए, फाइंड हो जाएगा अपना। बट इस वाले में कंडीशन में एक और ध्यान रखना बात, इसमें छोटा जो एंगल है वो लेना है। कैसे? अब ये एंगल है, ये 120 है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, एक एंगल लिया तो ये इसकी टेल हो गई, इधर क्या कर दिया हमने, हेड कर दी। ये वेक्टर ए हो गया, इधर माइनस ए हो गया है ना, पीछे लिया हमने, ये माइनस ए वेक्टर हो गया। अब इनके बीच में एंगल क्या हो गया, ये 60 डिग्री, क्यों टोटल 180 होता है, ये 60। तो अब हमारे ए एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इक्वल टू 60 डिग्री, न कि 120। क्यों? क्योंकि इनमें से शॉर्ट एंगल लेना है, जो छोटा एंगल हो, एंगल की वैल्यू छोटी हो, वो एंगल वाला एंगल फाइंड करना। अब जैसे इसमें है, इसमें ये एंगल 90 है, अब हमने ये लिया अपोजिट एंगल लिया, तो ये एंगल भी कितना है, 90 है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी लो, ये लो चाहे लो, एंगल तो 90 रहेगा। इधर ले लो, ये इसके वो इसका भी ले सकते हो, इसका भी ले सकते हो। कंपोनेंट कोई सा सॉरी कोई से भी वेक्टर है उसका अपोजिट एंगल वेक्टर ले सकते हो आप। इस वेक्टर बी का भी अपोजिट ले सकते हो, तो भी आपकी वैल्यू 60 ही आएगी। बट एक वेक्टर को अपोजिट साइड में आगे बढ़ाना आपको, जिससे आपकी एंगल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और एक बात ये ध्यान रखना, टेल टू टेल मिलाना है, हेड टू हेड, इनमें दोनों में से एक करना है। अब यहाँ पर हमने टेल टू टेल मिला है, यहाँ भी टेल टू टेल, बट यहाँ पर हम हेड टू हेड भी मिला सकते हैं। जैसे ये एंगल है, इसको इधर लेके, ये एंगल इसको भी इधर लेके फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है अपने पास, इसमें भी टेल टू टेल मिले, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको भी हमें आगे बढ़ा देंगे, ये बढ़ा दिया अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, अपना माइनस बी वेक्टर हो गया। तो ये एंगल 130 है, तो ये 50 डिग्री। तो इनके ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, 150। तो छोटा एंगल लेना है और टेल टू टेल मिलाना है, ये बात ध्यान में रखना। कोई भी दो वेक्टर दिए हो, आप उनके बीच में एंगल इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आज